नमस्कार दोस्तों, आप सभी को यूथ रैंकर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक है रेखी संवेग। रेखी संवेग किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, हम लोग बेसिक टू हाई लेवल देखेंगे। रेखी संवेग किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को रेखी संवेग कहते हैं। इसे कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। P इज इक्वल टू M इंटू V। यहाँ P क्या है, ये संवेग है, संवेग, और M द्रव्यमान है और V वेग है आपका। तो P इज इक्वल टू M इंटू V। दूसरे पॉइंट में यह एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। संवेग क्या है, संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। पॉइंट नंबर हम 2 पर देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में संवेग की दिशा वही होती है जो पिंड के गति की दिशा होती है। संवेग की दिशा वही होती है जो पिंड की दिशा होती है, वही संवेग की दिशा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए संवेग की दिशा किस तरफ होती है, तो संवेग की दिशा उस तरफ होती है जिस तरफ पिंड की गति की दिशा होती है। पिंड की गति की दिशा होती है, उसी दिशा में संवेग कार्य करता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर हम लोग बीमा की बात करें तो बीमा होती है ML/T की पावर -1। तो ये हो गया संवेग के जो है कि बीमा हो गई, इसका एसआई मात्रक हो गया। अब हम लोग चलते हैं संवेग के और पॉइंट पर। संवेग के नेक्स्ट पॉइंट पर है, यदि हम संवेग के द्रव्यमान या वेग को कांस्टेंट कर दें तब संवेग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि संवेग के जो है कि यदि हम वेग को फिक्स कर दें या मास को फिक्स कर दें तब संवेग में क्या परिवर्तन होता है। तो एक मिनट जो है कि हम लोग देखेंगे कि संवेग में यदि द्रव्यमान को नियत या कांस्टेंट कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि संवेग किसको, द्रव्यमान को, यानी m को कांस्टेंट कर दिया जाए, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। यदि m को कांस्टेंट कर दिया जाए, P इज इक्वल टू mv, तो P को कांस्टेंट कर दिया जाए और अब क्या कर दिया, V को यदि इंक्रीज किया जाए, V को
यदि इंक्रीज किया जाए तो पी भी इंक्रीज हो जाएगा। पी भी आपको यानी यदि आपको वेग को बढ़ा दिया जाएगा तो इसका संवेग भी ऑलरेडी बढ़ जाएगा। दूसरे पॉइंट में है यदि v वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया यानी घटा दिया जाए तो संवेग भी आपका घट जाएगा। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यदि जब संवेग को क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया यानी कांस्टेंट कर दिया जाए, तब संवेग जो है कि वेग को यदि इंक्रीज किया जाएगा तो ये संवेग भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। यदि वेग को डिक्रीज किया यानी घटाया जाए तो संवेग भी आपका घट जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप में पूछा जाएगा, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा क्यों, किसको कि यदि संवेग को क्या कर दिया जाए, वेग कर दिया जाए कब, जब आपका द्रव्यमान कांस्टेंट हो तब जो है कि वेग को डबल कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, वेग को अगर डबल कर दिया जाएगा तो संवेग भी 2 गुना हो जाएगा। संवेग आपका 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो संवेग जो है कि आपका 2 गुना हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अब हमको क्या करना होगा, अब वेग को कांस्टेंट करना होगा। अब तक हम लोग मास को यानी द्रव्यमान को कांस्टेंट किए, अब हम किसको कांस्टेंट करेंगे, वेग को कांस्टेंट करेंगे यानी v को कांस्टेंट या नियत करेंगे यानी v आपको नियत रहेगा, m की वैल्यू इंक्रीज करेंगे और m की वैल्यू डिक्रीज करेंगे। p डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल m क्योंकि इस पर ये डायरेक्टली डिपेंड है। यदि m की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो p की वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीज होगी। कब, जब आपका ये वेग आपका नियत रहेगा। दूसरे पॉइंट में यदि m डिक्रीज करेगा तो p आपको ऑलरेडी डिक्रीज करेगा। ये चीज़ हमको यहाँ पर देखना था कि यदि m इंक्रीज करेगा तो p इंक्रीज करेगा, m डिक्रीज करेगा यदि m का मान घटेगा तो p का मान भी ऑलरेडी घटेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि p को नियत कर दिया जाए तो क्या होगा। यदि p को नियत कर दिया जाए तो p इज इक्वल टू mv, तो v को यदि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ये mv यहाँ से, अब ये इसमें मल्टीप्लाई तो v इज इक्वल टू क्या इधर जाके क्या डिवाइड हो जाएगा तो 1/m हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू इसका निष्कर्ष ये निकलेगा यदि p को यानी संवेग को नियत कर दिया जाए तो m को यदि इंक्रीज किया जाएगा, m की वैल्यू इंक्रीज की जाएगी तो v की वैल्यू ऑलरेडी जो है कि यदि m की वैल्यू इंक्रीज किया जाएगा तो v की वैल्यू ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगी। यानी m की वैल्यू यदि इंक्रीज की जाती है, m की वैल्यू इंक्रीज कर जाए तो यहाँ पे v की वैल्यू घटेगी। यदि m का मान यहाँ पे m का मान यदि बढ़ेगा तो v का मान घटेगा। दूसरे पॉइंट यदि m का मान घटेगा तो v का मान बढ़ेगा। यहाँ से ये निष्कर्ष निकल कर आता है यदि संवेग को नियत कर दिया जाए और
उस वस्तु का द्रव्यमान घटा दिया जाए तो उसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब पहले वाले में ये बात बताई गई है, यदि द्रव्यमान को बढ़ा दिया जाए, यदि द्रव्यमान को बढ़ा दिया जाए किस कंडीशन में, जब इसका संवेग नियत हो तो उसकी चाल ऑलरेडी घट जाएगी। अब यहाँ पे फिर से आगे हम लोग देखेंगे, संवेग में यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति का दूसरा नियम। कैसे ही जाते हैं पढ़ाई। अब देखते हैं हम लोग न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में ये कहा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यह परिवर्तन बल की दिशा में एफ डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार कि न्यूटन के द्वितीय नियम किस परिवर्तन को दिखाता है। न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग परिवर्तन को दिखाता है। न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग परिवर्तन को दिखाता है। यह एक डिफिनीशन और होती है, यह एक डिफिनीशन, ये एक फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू ए, एम इंटू ए। न्यूटन के द्वितीय नियम में ये भी चीज़ें बताई गई हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये न्यूटन के दूसरे गति में, यानी द्रव्यमान हो गया और ये, तो इसको और इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू, क्योंकि ए इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू अपान टी, तो एम के प्लेस पे एम, एफ इज इक्वल टू एम, इसके ए के प्लेस वी यू अपान टी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। ये हमारा एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, वी क्या है, ये अंतिम वेग है, और यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, और ये समय है। तो एफ इज इक्वल टू फार्मूला हमारा ये निकल कर आता है, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपान टी, या फिर कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम अपान ए। न्यूटन के नेक्स्ट पॉइंट में है, पॉइंट नंबर 1 में है न्यूटन का जो द्वितीय नियम है। न्यूटन का द्वितीय नियम बल के व्यंजक को परिभाषित करता है। न्यूटन का द्वितीय नियम बल के व्यंजक को परिभाषित करता है, ये आपसे कई बार पूछा गया है। न्यूटन का द्वितीय नियम किसको परिभाषित करता है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम बल के व्यंजक को परिभाषित करता है। न्यूटन का द्वितीय नियम किसको परिभाषित करता है, न्यूटन का द्वितीय नियम बल के व्यंजक को परिभाषित करता है। न्यूटन का द्वितीय नियम किसको परिभाषित करता है, न्यूटन के द्वितीय नियम बल के व्यंजक को परिभाषित करता है। अब हम लोग न्यूटन के गति के व्यावहारिक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। न्यूटन के गति के व्यावहारिक एग्जाम्पल में, जैसे कोई क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, क्रिकेट खेलने के दौरान जैसे हम लोग क्या करते हैं, कैच करते हैं, कैच करने के बाद जस्ट हम अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। तो पीछे की तरफ क्यों खींचते हैं, क्योंकि जो संवेग परिवर्तन की दर है, संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग कम करने के लिए हम लोग अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। यदि संवेग परिवर्तन एकाएक हो जाए, यानी उसके जो है कि परिवर्तन एकाएक हो जाए, तो यहाँ से क्या होगा, चोट जो है कि लगने की संभावना होती है। दूसरा, जैसे गाड़ी में स्प्रिंग लगाई जाती है
तो स्प्रिंग क्यों लगाई जाती है, ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम में बताया गया है। क्योंकि यहाँ जो संवेग परिवर्तन की दर है उसके समय को जो है कि समय को बढ़ाया जाए, जिससे कि जब ये संवेग परिवर्तन की दर को, क्योंकि एफ डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, अगर यहाँ पे समय को ज़्यादा, ये संवेग परिवर्तन की दर को यानी संवेग जो परिवर्तित हो रहा है इस समय को बढ़ाएंगे तो जो इस पर लगने वाला बल है वो कम हो जाएगा, और जिससे हमको क्या झटका कम से कम महसूस होगा। ये न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में बताया गया है। यहाँ पे अब हम लोग न्यूटन के गति का तृतीय नियम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।